नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप न्यूज नशा देख रहे हैं। बड़ा फेरबदल हुआ आज। केंद्र सरकार ने जिस तरह का फेरबदल किया है उस पर बहुत माथापच्ची चल रही है और हम जस्टिस अब्दुल नजीर जो रिटायर्ड हैं उनकी बात आज करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के कई महत्वपूर्ण मामलों में अपने फैसले भी दिए और उसमें वो सुनवाई में शामिल भी रहे। अब्दुल नजीर साहब, उनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। और ये जब निर्णय हुआ तो इस पर बहुत बहस शुरू हो गई, क्योंकि करीब केंद्र शासित प्रदेश एक मिला दे तो करीब 12 जगहों पर ये तब्दीलियां की गई, राज्यपाल बदले गए, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऑफिस से ये आदेश जब आए तो इस पर बहुत बातचीत चल रही है। इसी पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं और अब्दुल नजीर साहब को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करना, जिन्होंने 3 तलाक जैसे मामलों में जिनका एक निर्णय रहा, जो अयोध्या जैसे मामलों में सुनवाई कर चुके हैं, इसका क्या मायने हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी जुड़ रहे हैं और वो इन मामलों को बड़ा बारीकी से देखते भी हैं, लंबे समय से उसको देखते रहे। विजय सर, बहुत स्वागत है आपका। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पहले से ही न्यायपालिका पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और अब ये एक और मामला आ गया, राज्यपाल बन गए और बहुत सारे राज्यपाल बदले गए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या जनता एक बार फिर से उसी दिशा में सोचने लगेगी जो पहले जिसपे सोचा गया था, जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया? मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा, लेकिन आप समझ रहे हो नहीं, सर। नाम ले सकते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे जो कुछ दिनों बाद राज्यसभा में दिखाई दिए थे। और फिर उनसे ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं राज्यसभा में क्यों आया हूँ, इसका एक दिन मैं जवाब दूंगा, देश की जनता के सामने अपना जवाब दूंगा। अब वो जवाब दिया नहीं दिया, जो दिया उससे लोग कितने सहमत हुए कितने असहमत हुए, या कुछ सवाल और वो अनुत्तरित छोड़ गया उनका जवाब, या कितने लोगों को संतुष्ट कर गया, ये अलग बहस की बात है। लेकिन ये जो जज साहब की बात कर रहे हैं आप, जो इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, देखिए ये नोटबंदी के फैसले में शामिल थे, ये 3 तलाक वाले मसले पे शामिल थे, एक आध और मामलों में शामिल थे, लेकिन सिंगल बेंच नहीं थी हर जगह। यानी हाँ, इकलौते ये फैसला करने वाले नहीं थे। एक बात तो हमें ये देखनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट को ये देखनी चाहिए कि एक तरफ अ, न्यायपालिका की जो क्रेडिबिलिटी है, गरिमा है, बहुत ऊंची है, उस पर चोट ना पहुंचे और इस तरह के मामले सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट को क्या अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई अपनी तरफ से अपने अंदरूनी सर्कुलर जारी करके नहीं कहना चाहिए कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, कि जो भी जज रिटायर होगा वो 2 साल तक कहीं किसी राज्यपाल नहीं बनेगा? या राज्यपाल के साथ साथ हम कहें कि अगर कोई सरकार अगर किसी कमीशन का, किसी आयोग का, किसी इंक्वायरी कमेटी का अध्यक्ष बनाती है तो वो तो बन जाएगा, लेकिन राज्यपाल जैसी जगह नहीं जाएगा, जो एक तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की श्रेणी में आ जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करेगा, अपनी तरफ से कोई पहल करेगा? ये अपने आप में विचारणीय सवाल है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, जी जी, आपने रंजन गोगोई साहब का नाम लिया, क्योंकि मैं इसी कार्य मेरे ही कार्यक्रम में बहुत सारा सीनियर जर्नलिस्ट ने इतनी छीछा लेदर कर दी है कि उस पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं बचता हूँ। हालांकि एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इसके पीछे अभी तक ये था कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद बड़ा उम्मीद थी लोगों को कि कम से कम ये चीज कम हुई। ये एक नई जो परंपरा शुरू हुई है, अब मैं इसके थोड़ा सा अगर बैकग्राउंडर में आपसे समझने की कोशिश करूं कि क्या सरकारें इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हैं, या फिर उनके पीछे ये मंशा होती है क्योंकि न्यायपालिका एक मजबूत है, इसके इसके पीछे की क्या मंशा होती है किसी सरकार की, या किसी भी प्रधानमंत्री की, या किसी ऐसे रूलिंग पार्टी की? देखिए, अब मंशा क्या होती है नहीं होती, किस मंशा से रंजन गोगोई को राज्यसभा में भेजा गया, किस मंशा ने से रंजन गोगोई ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ये अपने आप में दो अलग अलग पहलू हैं। सरकार तो हम्म। अपनी तरफ से चाहेगी, लेकिन जो जिनको पद दिया जा रहा है वो हम्म। उनमें कितनी नैतिकता उस लिहाज से बची है, या उतनी जी। नैतिकता होनी चाहिए उनमें कि वो ये पद हम्म। स्वीकार नहीं करें, विनम्रता से मना कर दें। अब हम्म। रंजन गोगोई राज्यसभा में नहीं जाते तो भी उनका काम चल ही रहा था।
लिख पढ़ सकते थे, भाषण दे सकते थे, किताबें लिख सकते थे, और दूसरे तरीके अपने अपनी बात को रखने के लिए सामने रख सकते थे। तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये जज साहब, जो माननीय जज हैं, ये इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों कर लेते हैं? ये भी अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है, जिनका जवाब जुडिशरी ही दे सकती है। ऐसे माहौल में जबकि सरकार कॉलेजियम पर अटैक कर रही है कि वो चाह रही है कि जजेस के अपॉइंटमेंट का अधिकार में उनका दखल ज्यादा हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हवाले से जुडिशरी पर कुछ दबाव डालने की कोशिश हो रही है। जो धनखड़ साहब ने पिछले दिनों कहा कि जो संसद है वो सुप्रीम होती है, और जो संसद कोई कानून पास करे उस पर टीका टिप्पणी, टोका टाकी या उसको बदल देने का अधिकार जुडिशरी के पास नहीं है। और संविधान की मूल आत्मा में भी जो आधार है उसमें भी संशोधन किए जा सकते हैं। कैसे कुछ संकेत उन्होंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की। तो ऐसी जब सरकार और जुडिशरी के बीच में रस्साकसी चल रही हो, और जुडिशरी अपना एक बड़ा हाई मापदंड, एक हाई स्टैंडर्ड पेश करने की कोशिश कर रही हो, तो ऐसे में इस तरह की जो बात आ जाती है कि कोई जज साहब तैयार हो गए गवर्नर बनने के लिए, तो फिर आम लोगों की राय में फिर कुछ ना कुछ सवाल, कुछ ना कुछ भ्रम, कुछ ना कुछ चीजें उलझनी शुरू हो जाती हैं, जो मुझे लगता है कि जुडिशरी की अपनी मर्यादा को देखते हुए उसके खिलाफ ही जाती है। मानस उसके खिलाफ ही बनता है, जिसका हल मैं बार बार कह रहा हूं कि ये काम जुडिशरी का है, जुडिशरी को इसका हल निकालना। अच्छा, एक चीज और भी है कि चूंकि नजीर साहब की अगर बात करें, अब्दुल नजीर साहब की, तो ये बहुत उस तरह के मामलों में, जैसे अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला था, वो अलग बात थी कि वो एकल बेंच नहीं थी। लेकिन एक आम धारणा है, और इसको मैं इस नजरिए से समझने की कोशिश कर रहा हूं, कि एक आम धारणा है कि लोगों को लगता है कि जज सेट कर लिए जाते हैं। ये एक आम धारणा, लोग कहते हैं कि ये ऐसा हुआ, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो। हालांकि ये थोड़ा सा उस तरह की टिप्पणी, लेकिन मैं एक आम लोगों के ज्ञान के लिए जानना चाह रहा था आपसे कि क्या इस तरह के मामलों से इस धारणा को और बल नहीं मिलता है क्या, कि जब तुरंत ही कुछ हो जाता है? क्योंकि रंजन गोगोई एक ऐसा नाम हो गए हैं जिनका उदाहरण भी लोग देने लगे, और इसके लिए आप क्या नए सीजीआई से उम्मीद कर रहे हैं, जो आपने अभी एक आशा व्यक्त की कि न्यायपालिका के भीतर से आवाज उठनी चाहिए? देखिए, धारणा तो बनी हुई है, पहले अंकल जज वाली धारणा बनी हुई। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित रहा, उसने कुछ इस तरह की चीजें भी निकाली थी कि कहाँ कहाँ इस तरह के मामले हैं कि मेरे अंकल जज हैं, और जो कोई और है उसके अंकल मेरे पिता हैं जो जज हैं। तो जो बेटों ने एक दूसरे के कोर्ट के अंदर रोस्टर में देखकर मामला लगा दिया और रिलीफ मिल गई। तो अंकल जज वाली बात तो बहुत उठती रही है। राजस्थान हाई कोर्ट में भी बड़ी चीज उठी थी, और एक पत्रकार धीरज, पूरा नाम मुझे ध्यान, धीरज कुलश्रेष्ठ थे, जिन्होंने ये मसला माया मैगजीन में उठाया भी था, और तब कोर्ट ने इसको अवमानना माना था और जेल भिजवा दिया था। हम पत्रकारों ने बड़ा विरोध किया था। तो ये अंकल जज की बात तो उठती रही है। अब ये वफादार जज, दोस्त जज, साथी जज, ऐसा कोई तमगा ना लग जाए, तमगा इन्वर्टेड कोमा में ये ना लग जाए, तो इससे जुडिशरी को खुद बचना है। अब ये सिर्फ जुडिशरी के साथ नहीं है, ये हर जगह है। अभी हाल ही में देखा गया कि पंजाब में एक आईएएस अधिकारी थे, वो जैसे ही रिटायर हुए शाम को 5 बजे वीआरएस लिया, और देर रात तक उनका आदेश जारी हो गया कि उनको चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसी क्या हड़बड़ी थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी। तो वहां भी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, ये मसला उठता रहा है। बहुत सारी जो अधिकारी हैं वो रिटायर होने के बाद, जैसे सेबी की, एसबीआई की जो चेयरमैन थी, वो रिटायर होने के बाद, वो नाम लेना ठीक नहीं क्योंकि वो एकमात्र नहीं थी, एक लंबी कतार है, रिलायंस में डायरेक्टर बन गई, बहुत सारे लोग रिलायंस में डायरेक्टर बन गए। तो आखिर इनको क्यों ले लिया जाता है? रिलायंस वालों को जो एमबीए पास जो दूसरे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनमें कोई प्रतिभा नजर नहीं आती, सरकारी अधिकारियों में ही क्यों प्रतिभा नजर आती है? ये भी सवाल उठता है। और जब वो सरकार में होते हैं तब उनकी प्रतिभा पे आदमी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि ये काम नहीं करते, या ढीले होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। सर, एक चीज और, आखिरी सवाल है मेरा ये,
ये जो बड़ा बड़े पैमाने पर जैसे अधिकारियों के तबादले होते हैं, वैसे ये राज्यपालों को हटा दिया गया, नए लोगों को बना दिया गया। इसके पीछे कोई आप पॉलिटिकल एंगल भी देख रहे हैं क्या? नहीं तो पॉलिटिकल एंगल के अलावा कोई और एंगल बताइए जो देखा जाए। शुद्ध नहीं, इसमें ये पॉलिटिकल कहा एंगल जाता है है क्या? रूटीन प्रक्रिया है, ये रूटीन प्रक्रिया है। लोग कहते हैं हर चीज को नहीं वो तो राजनीति कहा से जाता है जुड़ी है। रूटीन प्रक्रिया है, इसकी वो तो कहा ही जाएगा रूटीन प्रक्रिया है। और ये ऐसा कोई नहीं है कि मोदी सरकार के टाइम आ रहा हो रहा हो। हम्म, मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान भी होता था, इंदिरा जी की हम्म, सरकार में भी होता था, अटल जी की हम्म, सरकार में भी ऐसा होता था। राज्यपाल अपने हिसाब से रखे जाते थे, नियुक्त किए जाते थे, हटाए जाते थे, बदले जाते थे, ट्रांसफर किए जाते थे, यहाँ से हम्म, वहां उनको ट्रांसफर किया जाता था। आपको ध्यान होगा हम्म, कि जो गुजरात में राज्यपाल थी, राजस्थान मूल की कमला बेनीवाल, उनको जी नॉर्थ जी। ईस्ट में अचानक ट्रांसफर कर दिया था। फिर नॉर्थ ईस्ट से हम्म, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया था। अब जब गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के ही जो बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं, उनको हम्म, राज्यपाल की घोषणा हुई तो उनसे सुबह पत्रकारों ने पूछा कि आपको कैसे पता लगा। उन्होंने कहा आप हम्म, लोगों ने फोन करके मुझे बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। 2 दिन पहले मोदी जी का फोन आया था, तबीयत पूछ हाँ, रहे थे कि हालचाल कैसा है, हम्म, बस इतना सा भर पूछा था और मुझे कुछ नहीं पता। हम्म, यानी वो हम्म, राज्यपाल बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, तय नहीं। हम्म, वो राज्यपाल, वो अपनी भूमिका राजस्थान में देखना चाह रहे हैं या हम्म, राज्यपाल के बारे में देख की स्थिति में देखना चाह रहे हैं, ये तय नहीं। जी। हम्म, कटारिया साहब की मन की बात कोई नहीं जानता, लेकिन जबरन थोप दिया गया और वो मना भी नहीं हम्म, कर सकते, मना करने की भी स्थिति में नहीं है। तो इस ढंग से भी राज्यपालों की नियुक्ति होती है। कहीं-कहीं हम्म, जानबूझकर ऐसे राज्यपाल लगाए जाते हैं कि जहाँ पर जी गैर जी। बीजेपी सरकार हो। मैं अभी गैर बीजेपी सरकार शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। तो हाँ जैसे हाँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को तंग करना था, तो क्या इसलिए जगदीप धनखड़ को भेजा गया जो अ, सुप्रीम कोर्ट के भी वकील रह चुके, वाकफुट भी हैं, और उन्होंने घेरेबंदी शुरू की और हर स्तर पर आरोप लगा ममता बनर्जी की तरफ से कि वो बार-बार जो राजभवन की एक मर्यादा है, जो सीमा है, हम्म, जो हद है, उसको तोड़ रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। वो कहते रहे कि मैं राज्यपाल के रूप में ये सब करने के लिए आज़ाद हूँ। तो हम्म, ये इस समय देखिए देश में 5 राज्य थे, छत्तीसगढ़ में भी मसला चल रहा था, तेलंगाना में तो आप जानते हैं अभी 26 जनवरी को राज्यपाल ने जहाँ परेड की सलामी ली, वहाँ मुख्यमंत्री नहीं गए। केरल में भी बिल्कुल ये बिल्कुल। मसला, और एक आध और राज्य में, करीब तमिलनाडु 4-5 में भी राज्यों रहा, में ये मसला तमिलनाडु में चल भी रहा रहा। है। हम्म, तो ऐसे समय में फिर जो राज्यपाल हटाए गए, लगाए गए, बदले गए, भगत सिंह कोश्यारी को हटाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उन पॉलिटिकल नुकसान हो रहा था। तो ये तमाम हाँ, चीजें, ये सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, सबकी सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। जैसे राष्ट्रपति भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है और रबर स्टाम्प कहा अच्छा, जाता है, तो गवर्नरों को भी एक तरह से रबर स्टाम्प कहा जाता है। ये बात अलग है हाँ, कि कुछ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो उनके यहाँ जो राज्यपाल आता है उसको हम्म, उसके साथ संबंध बड़े कॉर्डियल करते हैं। जैसे अशोक गहलोत और कलराज मिश्र, इनके संबंध बहुत हम्म, अच्छे हैं। नवल किशोर हम्म, शर्मा जब गुजरात के राज्यपाल बनाए गए थे और मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और खांटी हम्म, कांग्रेसी नेता नवल पंडित जी हुआ करते थे, तो पंडित जी के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। जब किशोर शर्मा राज्यपाल थे तो एक बार जयपुर आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो हम्म, मुझसे कहने लगे कि विजय जी, अ, मोदी ऐसा भी नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो, भला आदमी है। और जब वो राज्यपाल नहीं थे तो मन हाँ, भर कर पानी पी पी कर कोसा करते थे। हम्म, सही बात। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर बड़ा लोगों में सवाल हैं और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि नियुक्तियाँ अचानक से इतने बड़े पैमाने पे क्यों 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 की गई, और खासकर ये पूर्व जस्टिस की जो नियुक्ति है, इसको लेकर तो बहुत सारा चाय की टपरियों पे बात चल रही है कि देखिए एक और जज आ गए और इन्होंने मोदी के हिसाब से फैसले किए थे। खैर, वो एक अलग विषय है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी, और इतनी महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों को बताने के लिए। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा समय है जिसमें लोग अपने-अपने अंदाज से चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चूँकि चुनावी वर्ष है ये और इसमें कई राज्यों के चुनाव भी हैं। तो इस वर्ष में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार किस तरह से काम करती है। और इन नियुक्तियों में अपने राजनीतिक नेतार्थ हैं, जो कि विजय सर ने बताया और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं।
न्यूज नशा पर आपका सभी का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। आप जरूर कमेंट करके बताइए हमको कि आप किस पर बात करना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, किस तरह की बहस चाहते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।